तो एट द एंड ऑफ अ लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डेल्टा एस इन फेज ट्रांजिशन की बातें कर ली थी कंप्लीट, और हमने ज़्यादातर फॉर्मूलेज ऑफ डेल्टा एस वगैरह लिख लिए थे। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन हमने लिख लिया था, एक क्वेश्चन कर लिया था उसके पहले। एंट्रोपी की काफ़ी सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, है ना। सब काफ़ी डिस्कशन हो गया था हमारा एंट्रोपी और उसके कैलकुलेशन के ऊपर। हमने स्पॉन्टेनिटी की भी बातें कर ली थी कि भाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझना हो तो कैसे समझेंगे, जिसमें हमको वर्क मिल सके। वो स्पॉन्टेनियस है जिसमें हमको वर्क करना पड़े, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये सब बातें हमने कर ली थी, और हमने कहा था कि हम आगे चल के एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम बता पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये दो बातें हमको किसी रिएक्शन के लिए बताने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला बना लेते हैं, उसको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद थर्ड लॉ लिख लेंगे एंड वी विल बी डन विद आवर चैप्टर। है ना। चलो बच्चों, तो लेट्स बिगिन विद अ फ्रेश हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग जो आपको लिखनी है वो लिखनी है गिब्स फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। in bracket capital G, and Gibbs free energy change in bracket delta G. Gibbs free energy and Gibbs free energy change, इनके बारे में हमको कुछ बातें समझनी है और इनको यूज करना है। नहीं पीयूष, तो कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो फिजिक्स में आता है और फिजिक्स में कवर भी करा जाता है। तो Carnot cycles are generally covered in physics. They are part of syllabus of thermodynamics in physics. Chemistry में we are more concerned with entropy, enthalpy and reactions वाला part, है ना। तो वो repetitive करने की जरूरत नहीं है हमको। लिखो बच्चों, Gibbs free energy and Gibbs free energy change के अंदर we have seen that for a system, we have seen that for a system it is the total entropy change, it is the total entropy change in bracket delta S total bracket closed, which decides spontaneity of a process, which decides spontaneity of a process, full stop. Most of the chemical reactions most of the chemical reactions either take place in a closed or open system. Most of the chemical reactions either take place in a closed or open system, and therefore there are changes in both
enthalpy and entropy of the system. Full stop. Neither a decrease in enthalpy, next line say, neither a decrease in enthalpy nor an increase in entropy alone can determine the direction for spontaneous change, the direction for spontaneous change in a system. फुल स्टॉप। इतनी बात समझा दूं फिर इसके आगे लिखवाता हूं मैं। तो हम लिख लिया गया यहाँ तक। हम्म। कर लो जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा। मैं समझाता हूँ कि हम ये बात क्यों लिख रहे हैं, और इसके आगे हम लिखेंगे कि हमको गिब्स फ्री एनर्जी इसलिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो बात ये है कि हमने ये देख लिया कि डेल्टा एस टोटल अगर पता हो, उसका साइन अगर पता हो कि ये ग्रेटर देन जीरो है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हम बता पाते हैं, इतना हमको पता है। बट दिक्कत ये है या समस्या ये है कि हम जब रिएक्शंस की बात करेंगे, तो हमारे रिएक्शन या तो क्लोज्ड वेसल में होते हैं या ओपन सिस्टम में होते हैं, मतलब क्लोज सिस्टम या ओपन सिस्टम में होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में रिएक्शंस होते नहीं है। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पड़े तो फिर सिस्टम प्लस सराउंडिंग लो, यानी पूरे यूनिवर्स की बात करो। तो पूरे यूनिवर्स की बात करने में आएगी थोड़ी दिक्कत कि अब पूरे यूनिवर्स का डेल्टा एस हम हमेशा आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो अपने सिस्टम का कर रहे होते हैं। क्योंकि चैप्टर की बिगनिंग में अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक बात कही थी कि पूरे यूनिवर्स में जिस हिस्से को हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, सिस्टम। तो स्टडी तो हम कर रहे हैं सिस्टम को, और हमको अगर स्पॉन्टेनिटी बतानी है तो सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी देखनी पड़ेगी, तो फिर पूरे को ही स्टडी करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कुछ डिफिनीशन बनाए या ऐसा कुछ फंक्शन बनाए जो सिर्फ सिस्टम पे डिफाइंड हो और सिर्फ सिस्टम में चेंज को देख के बता पाए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उसको डिफाइन करते वक्त हम लोग एक बात और कह रहे हैं कि अब सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ एंथैल्पी या सिर्फ एंट्रोपी। तो सिस्टम की दो टेंडेंसी है, एंथैल्पी कम करना चाहता है, एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। तो अकेले एंथैल्पी देख के नहीं बता पा रहे हम कुछ, अकेला एंट्रोपी देख के हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये दो टेंडेंसीज हैं और इन दोनों के इफेक्ट से अपने को नेट स्पॉन्टेनिटी का पता चलना है। तो अब हम इसके आगे लिखेंगे कि क्योंकि ये सब समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का हल या सॉल्यूशन जो है या निराकरण जो होगा वो होगा गिब्स फ्री एनर्जी। बिल्कुल। तो सिस्टम की टेंडेंसी दो, कि एनर्जी कम करना चाहता है और एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। ये नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं किसी सिस्टम की। ओके। तो उसके नीचे तुमको ये लिखना है कि hence for this purpose we define, hence comma, for this purpose we define a new thermodynamic function, we define a new thermodynamic function colon Gibbs free energy slash Gibbs function
इन ब्रैकेट कैपिटल जी। वैभव पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर क्या किस चेंज की बात कर रहे हो तुम। खैर इधर ध्यान दो, अभी हम पहले गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके नीचे लिखो द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज द गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is defined as comma double inverted commas में the useful work which can be obtained, the useful work which can be obtained from the system, double inverted commas close, full stop. G is mathematically given as G is equals to H minus Ts। तो सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो सिस्टम की एंथैल्पी, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसकी एंट्रोपी का फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन किया है। अब होगा क्या कि एच एब्सोल्यूट तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाते, तो जी एब्सोल्यूट कैलकुलेट हो नहीं पाएगा। बट कोई बात नहीं, हमको एंट्रोपी सॉरी स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए एब्सोल्यूट जी की जरूरत ही नहीं है। ऑल वी आर कंसर्न्ड इज चेंज। बिल्कुल सही बात है अक्षत, कि भाई चेंज से मतलब है, तो चेंज इन एंथैल्पी निकालना तो आता ही है। और चेंज इन टीएस की भी बात करते हैं, इसको मैं भी और थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। बट इस तरीके से डिफाइन करके अब हम इससे आगे कहानी अपनी बढ़ाएंगे। वेयर वेयर एच इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, एस इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सब कुछ सिस्टम के लिए डिफाइन किया यहाँ पर, कुछ भी सराउंडिंग के लिए डिफाइंड नहीं है। पर बेटा टी इंटू एस क्यू नहीं होता है, टी इंटू डी एस क्यू होता है ना। वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ना। तो यहां से G जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, बिकॉज H इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, S इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो G विल ऑल्सो बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके नीचे लिख लो Gibbs free energy is an extensive property and a state function is an extensive property and a state function. To stop, the change in Gibbs free energy for the system can be written as the change in Gibbs free energy for the system can be written as, तो डिफरेंशिएट कर दें अगर, तो dg is equals to dh माइनस डी ऑफ टी एस। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा डी जी इज इक्वल्स टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी।
ये फंक्शन मिलेगा। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन और a thermodynamic process at a given temperature T, तो किसी एक टेम्परेचर पे हम किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे कि इस टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। हो सकता है टेम्परेचर बदलने पे उसकी स्पॉन्टेनिटी बदल जाए, है ना। इट इज पॉसिबल कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर यू कैन चेंज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन और अ प्रोसेस। वो भी बात हम आगे जाके करेंगे, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन करेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो अगर हमने टेम्परेचर फिक्स किया जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो dt को क्या करेंगे, dt इक्वल टू 0 हो गया। तो देर फोर, ये अगर इक्वेशन 1 थी अपनी, फ्रॉम 1 क्या मिला अपने को, डी जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डी एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डी एस ऑफ सिस्टम। और यहां से ज्यादा कॉमनली यूज्ड इक्वेशन मिल जाती है कि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है इसमें सिर्फ सिस्टम के पैरामीटर्स का ही चेंज स्टडी कर रहे हैं, और किसी भी चीज या किसी भी सराउंडिंग के पैरामीटर के चेंज की बात नहीं हो रही है। इसकी मदद से हम बताएंगे कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या कंडीशन आती है। तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंडीशन क्या है, डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0, और डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी सिस्टम शुड बी लेस देन 0। सिंस डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। तो डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी सिस्टम को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, लेस देन 0। ये डिराइव हो जाता है, ये रिलेशन भी मुश्किल नहीं है, आसानी से डिराइव हो जाएगा। अगर लगेगा तो बाद में कर लेंगे, बट इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तुमको। पॉइंट ये है कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव या डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव, ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। और जो ज्यादा कॉमनली यूज्ड रिलेशन होगी वो ये होगी कि डेल्टा जी सिस्टम अगर लेस देन 0 है तो प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो प्रोसेस आपका हो गया स्पॉन्टेनियस। ये अपन ने कंडीशन बनाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो डेल्टा जी से रिलेटेड है। इसको यूज भी कर लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, कुछ और बातें लिखते हैं और एक दो एग्जाम्पल करते हैं, फिर और कुछ बातें लिखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो इसके नीचे लिखो, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस फॉर एनी केमिकल प्रोसेस डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा एच लिखना याद है अपन ने लिखा था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसी रिएक्शन के लिए, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरीके से अगर कभी आपको गिब्स फ्री एनर्जी दे दी जाए, वैसे तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एज वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, बट हाइपोथेटिकली कभी दे दी जाए तो हम डेल्टा एच को लिखते थे एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से अगर जी दे दिया जाएगा तो डेल्टा जी आप लिख सकोगे जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पर
delta G is equals to Gibbs free energy of products minus Gibbs free energy of reactants. इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब कर लेते हैं अपन एक क्वेश्चन, एक क्या एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन और कुछ बातें लिखेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन लिखो बच्चों, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, if delta h is greater than 0 and delta s is also greater than 0, comma, then the reaction proceeds spontaneously when then the reaction proceeds spontaneously when your options are A, delta H is greater than 0, B, delta H is less than 0, C, delta H is less than T delta S, या फिर D, delta H is greater than T delta S। तो बहुत ही सिंपल बात है वैसे तो। क्या आएगा आंसर भाई? आपको डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए? बिल्कुल। तो आंसर सी आ जाएगा कि सिंस डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनियस, therefore delta h minus t delta s should be less than zero, which implies delta h should be less than t delta s। बस ये दो स्टेप में आपका रिलेशन आ जाता है ना? सिंपल है। इसकी एक छोटी सी टेबल अपन बना लेते हैं कि कुछ केसेस में हम बोल पाएंगे डायरेक्टली कि भाई आपका प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, कुछ दूसरी कंडीशंस होंगी जहां प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद लिखवाता हूँ टेबल। फर्स्ट डू वन मोर क्वेश्चन देन वील मूव ऑन टू द टेबल। लिखो, फॉर अ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस, for a reaction at 25 degrees Celsius, enthalpy change in bracket delta H and entropy change in bracket delta S bracket closed are minus 11.7 into 10 to the power 3 joules per mole and 105 joules per mole per Kelvin respectively, full stop. Then the reaction is, then the reaction is, your options are A, spontaneous, B, non-spontaneous, C, at equilibrium, या फिर D, data insufficient। तो क्या आंसर आएगा? Delta H is minus 11.7 into 10 to the power 3. Delta S is 105, T is 298। एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या कुछ?
भाई ये नेगेटिव है ना। अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो माइनस टी डेल्टा एस क्या आएगा, नेगेटिव। तो सिर्फ साइन ही देख लो, एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है सबको। भाई डेल्टा एच नेगेटिव दे रखा है, डेल्टा एस और टी पॉजिटिव है, तो ये वाली पॉजिटिव है, और माइनस साइन के साथ ही नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या देगा, लेस देन जीरो। आपको एक्चुअल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैल्यू तो पूछी नहीं है, सिर्फ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस पूछा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो स्पॉन्टेनियस। देख लो भाई, तो डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो आ रहा है, आपको दिख रहा है कि लेस देन जीरो, तो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी तो डायरेक्टली आप डेल्टा जी के साइन से ही बता सकते हो। इसके ऊपर एक छोटी सी टेबल और बना लेते हैं अपन, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। ठीक है, चलो तो चार कॉलम की टेबल बनानी है, पहले दो कॉलम छोटे, थर्ड थोड़ा सा बड़ा, और फोर्थ सबसे बड़ा रख लेना। तो पहले कॉलम में डेल्टा एच, दूसरे कॉलम में डेल्टा एस, तीसरे कॉलम में मैग्नीट्यूड, और चौथे कॉलम में डेल्टा जी। तो अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी रख लो, है ना। जैसा इस केस में था, देखो डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, हमको मैग्नीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ा, हमने बस ये देख लिया कि नेट वैल्यू क्या आने वाली है, क्या आने वाली है बच्चों, नेगेटिव। तो यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा जी को तो नेगेटिव ही आना है, तो दिस इज स्पॉन्टेनियस। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एंट्रोपी अगर बढ़ रही है, तो दोनों चीजें वही हो रही हैं जो सिस्टम चाहता है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा। सही बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसका अगर उल्टा हो, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो जो सिस्टम चाह रहा है उसका दोनों ही उल्टा हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, एंट्रोपी घट रही है, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी रख लें, डेल्टा जी का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल नॉन स्पॉन्टेनियस ना। अच्छा, अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एंट्रोपी भी डिक्रीज हो रही है, तो अब क्या एक चीज सिस्टम जो चाह रहा है वो हो रही है, दूसरा उसके अपोज में चल रहा है, कि मतलब एक चीज स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, डिपेंड करेगा कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, डेल्टा एच डोमिनेटिंग है कि डेल्टा एच डोमिनेटिंग है। तो बच्चों अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाना है,
है ना। मान लो कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, और आपको टोटल वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस में क्या रिलेशन बना है? मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, साइन की नहीं, मैग्नीट्यूड में। तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए? डेल्टा एच का बड़ा होना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू जब बड़ी आएगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। और अगर उल्टा हो गया तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही लास्ट दो पॉइंट्स, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है, मॉड ऑफ डेल्टा एच लेस देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस, और मॉड ऑफ डेल्टा एच ग्रेटर देन मॉड ऑफ टी डेल्टा एस के लिए लास्ट कॉलम में क्या फिल करना है ये बता दो। तो डेल्टा एच अगर स्मॉल है और पॉजिटिव है तो ये वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आएगी, स्पॉन्टेनियस, और ये वैल्यू पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सही कुछ आ जाना चाहिए बच्चों। दिस शुड बी द रिलेशन। बिल्कुल। और इसके नीचे एक लाइन ऐड कर देते हैं नोट में, या चलो नोट लिख ही लो, इसमें एक दो पॉइंट्स लिख लेते हैं। नोट एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो। याद है ये, एक बार हमने लिख तो लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम में, और हमने कहा था कि इसको समझेंगे कि डेल्टा जी होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। तो डेल्टा जी समझने के बाद ये बात हम यहाँ दोबारा लिख रहे हैं कि डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो था, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन जीरो था, राइट। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो। लिखा सबने? सेकंड पॉइंट नोट के अंदर, डेल्टा जी is equal to minus work useful, that is larger the Gibbs free energy change, larger the Gibbs free energy change, comma, greater is the amount of work, greater is the amount of work that can be obtained from the process, ये वही वाली बात होगी बच्चों कि डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा उतना वर्क आप सिस्टम से ले पाओगे। और ये हमने स्पॉन्टेनिटी कंडीशन में कहा था, याद हो तो, कि जो प्रोसेस ऐसा हो रहा है जिसमें आप वर्क ले सकते हो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। याद है वो पानी वाले एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में समझाया था मैंने। तो जब भी
अपन ऐसा कोई प्रोसेस होगा जहां वर्क ले पाएंगे तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा। हम्म। और एक थर्ड पॉइंट नोट का जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा क्लास ट्वेल्थ में, ये रिलेशन आपको क्लास ट्वेल्थ में मिलेगी। लिखो, फॉर कैलकुलेटिंग efficiency of a fuel cell, तो फ्यूल सेल इज समथिंग दैट विल स्टडी इन क्लास ट्वेल्थ, डेल्टा जी से रिलेटेड है तो नोट में लिख लेते हैं, इसको यूज आप क्लास ट्वेल्थ में करोगे। फॉर कैलकुलेटिंग efficiency of a fuel cell, colon, eta is equals to magnitude of डेल्टा जी बाय डेल्टा एच। तो फ्यूल सेल की रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए अगर आपको डेल्टा जी और डेल्टा एच पता हो तो उसकी मदद से आप फ्यूल सेल की इफिशियंसी बता सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट वील बी कवरिंग अप इन आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन क्लास ट्वेल्थ। लिखा? चलो और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो भाई बच्चों क्वेश्चन। कोई बात नहीं स्पर्श, अभी तो डेल्टा जी समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है। अभी मैं और एक दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। लिखो लिखो, फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन लिखो बच्चों। फॉर द रिएक्शन, कॉलन, Ag to a solid giving you twice of Ag solid plus half of O2 gaseous, the value of delta H is equals to the value of delta H is equals to 30.56 kilojoules per mole, and delta S is equals to 66 joules per Kelvin per mole. Full stop. Then the temperature at which then the temperature at which the free energy change for the reaction will be zero. The free energy change for the reaction will be zero is, your options are A, 493 Kelvin, B, 463 Kelvin, C, 413 Kelvin, या फिर D, 373 Kelvin। बताओ कितना आएगा। ठीक है अक्षत, केवल ठीक है बेटा। ठीक है सुहानी। आसिम ठीक है।
तो डेल्टा एच आपको दे रखा है 30560 जूल्स में लिख रहा हूं मैं। किलो जूल्स को मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है 66 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर आपको पता करना है और डेल्टा जी कितना चाहिए, 0। तो therefore delta H minus T delta S is equals to 0, which gives you T is equals to delta H by delta S, which is 30560 by 66. So this should come out to be approximately, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, 463 केल्विन। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग कुछ और रिलेशन से डेल्टा जी की वो लिखेंगे, एंड वील कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक क्वेश्चन और लिखो बच्चों। At 0 degree Celsius, ice and water are in equilibrium. At 0 degree Celsius, ice and water are in equilibrium, and delta H is equals to 6 kilojoule per mole for the process H2O solid in equilibrium with H2O liquid. The value of delta S and delta G. The value of delta S and delta G for the above equilibrium reaction will be, क्या होगा? डेल्टा जी तो बता ही सकते हो क्या होगा, बहुत ही आसान है डेल्टा जी तो। क्या लिख दे डेल्टा जी? ये याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के लिए 0 होता है, तो डेल्टा जी 0 हो गया। देयरफॉर delta H is equals to T delta S, which gives you delta S is equals to delta H by T। डेल्टा H है 6000 और टेम्परेचर कितना रखना है? 273। तो वैल्यू कितनी आएगी? थोड़ी देर पहले, नहीं पिछले लेक्चर में कैलकुलेट करी थी तुमने। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 22 है ना। अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास वैल्यू आ जाती है। यूनिट क्या आएगी आपके? डेल्टा जूल्स में है, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन, है ना। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेल्टा जी की कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस कंपैरेटिवली आसानी होते हैं। बस स्पॉन्टिनिटी और इक्विलिब्रियम और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि कब नेगेटिव, कब जीरो, कब पॉजिटिव, तो ज्यादातर चीजें हो जाती हैं। उसके दूसरे रिलेशन जरूर थोड़े टफ होते हैं और दूसरे दूसरे चैप्टर्स में ये यूज आता जाता है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में इसके कुछ रिलेशंस थे, आगे दूसरे चैप्टर्स में भी इसके कुछ रिलेशंस आएंगे। तो ये रिलेशंस हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये सारे रिलेशंस इस चैप्टर में नहीं यूज होते हैं, ये आपके दूसरे चैप्टर्स में यूज होते हैं, बट लेट्स राइट देम डाउन हियर सो दैट कभी आपको रेफरेंस के लिए जरूरत हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। तो हेडिंग लिखो बच्चों, सम अदर यूजफुल रिलेशंस फॉर डेल्टा एच। Some other useful relations for delta H.
तो उसमें लिखो नंबर 1, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखी थी रिलेशन, और इससे हमारी एक और रिलेशन बन के आ जाएगी सेकेंड पॉइंट में कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो, देयरफॉर जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू की जगह के। तो डेल्टा जी तो जीरो होता है और रिएक्शन कोएफिशिएंट है जो वो के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है, याद आ रहा है? अच्छा हाँ, डेल्टा जी लिखना था हेडिंग में, सही बात है, डेल्टा जी, सम यूजफुल रिलेशंस ऑफ डेल्टा जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि Q और K इक्विलिब्रियम बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो Q की जगह K रख दिया तो आपके पास एक और रिलेशन बन के आ जाती है कि डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये आपके पास एक रिलेशन बन के आ गई। थर्ड, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये इसमें लिखो डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। और एक लास्ट रिलेशन और है जो अगेन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 12th में यूज आएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इसमें से पहली दो रिलेशंस तो आपने पढ़ ली हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज आ गई हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में ही कंसिडर आप कर सकते हो, इसका यूज आपको कम मिलता है जनरली, और ये आपकी वापस क्लास 12th में आएगी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। मैं यहाँ बता देता हूँ, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, बाकी इसका यूज अपन क्लास 12 में करेंगे। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। कूलम्स क्या होता है ये तो पता है ना सबको, चार्ज की यूनिट। बिल्कुल। और ई सेल इज ईएमएफ ऑफ सेल, तो इसको डिटेल में अपन क्लास 12th में डिस्कस करेंगे। These were your few other useful relations for delta G. And now we can move on to the last heading of our chapter. EMF is electromotive force, बिल्कुल। थर्ड लॉ, आयुष बेटा सेकंड लॉ तो अपन ने लिख ली थी, तो आ जाए बच्चों लास्ट हेडिंग पर। ओके, लास्ट हेडिंग फॉर द चैप्टर, absolute entropies and third law of thermodynamics. Absolute entropies and third law of thermodynamics। यशोवर्धन प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएंगे, एक बार पहले हेडिंग लिख लें, एब्सोल्यूट एंट्रोपीज एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख लो भाई हेडिंग। तो हमने कहा था कि हम एब्सोल्यूट एच की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट यू की वैल्यू यानी एब्सोल्यूट एंथैल्पी, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इन सब के लिए डेल्टा की वैल्यू मतलब चेंज की वैल्यू का हमको जरूरत पड़ती है। डेल्टा एस हमने निकालना सीख लिया था। थर्ड लॉ की मदद से क्या होगा कि कुछ सिस्टम्स
या कुछ परफेक्ट क्रिस्टल्स की आपको 0 केल्विन पे एंट्रोपी की वैल्यू पता होगी, और अगर आपको 0 केल्विन पे एंट्रोपी की वैल्यू पता है और डेल्टा एस आपको लिखना आता है, तो आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? तो वो चीजें हैं, तो वो अपन देखते हैं। लिखें बच्चों? हाँ हाँ अक्षत, आराम से हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, 1-1.5 पेज की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। लिखो स्टेटमेंट। तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो लिखते हैं भाई अपन। इन डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखो, at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance at absolute zero the entropy of a perfectly crystalline substance or a pure crystalline substance is taken as zero. Full stop, double inverted commas, close. Next line में it is also stated as, it is also stated as colon, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास में entropy of a solid or liquid approaches zero. Entropy of a solid or liquid approaches zero at absolute zero temperatures. इसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ, बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसको मैथमेटिकली लिख लें अपन। तो ये जो बात कह रहा है उसको लॉजिकली, या थोड़ा तुमको अगर वैसा फील लेना हो तो क्या मतलब होगा वो समझ लेते हैं। तो मैथमेटिकली लिमिट t टेंडिंग टू जीरो, कैपिटल S इज इक्वल्स टू जीरो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच करेगा, एंट्रोपी की वैल्यू भी जीरो को अप्रोच करेगी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? लिखा क्या यहाँ तक तो मैं समझाऊं बच्चों। इसका मतलब क्या है कि देखो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ यानी कि उसके जो एटम्स हैं वो जिन सीक्वेंस में रखे होने चाहिए उन्हीं सीक्वेंस में रखे हुए हैं। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस तो पहले ये बात हुई, देयर इज एन ऑर्डर इन अरेंजमेंट। अब दूसरी बात हमने कहा कि 0 केल्विन आ गया। 0 केल्विन आ गया तो 0 केल्विन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? कि आपको ये याद होगा जब आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड वाइब्रेट इन द मीन पोजीशंस, ऐसा पढ़ा होगा, है ना? ये तब वाइब्रेट करते हैं जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। So if temperature is greater than 0 Kelvin, there will be some vibrations in these molecules or atoms, whatever they are. तो रैंडमनेस होगी। अच्छा, जब टेम्परेचर जीरो हो गया यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई इन मॉलिक्यूल्स की, तो क्या अब इनमें कोई वाइब्रेशंस बचेंगे? नहीं बचेंगे।
तो अब कोई वाइब्रेशन नहीं है, फिक्स्ड पोजीशन पर एटम्स अपने रखे हुए हैं, देर आर नो वाइब्रेशंस, देर आर नो डिफेक्ट्स, सब चीजें जहां होनी चाहिए वही हैं। तो रैंडमनेस या डिसऑर्डर क्या हो गया? जीरो। तो जब एक ही पर्टिकुलर टाइप के एटम्स हो, उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, उसमें कोई आइसोटोप्स ना हो, जैसे अगर आपके पास सिर्फ हीलियम है, तो सिर्फ हीलियम के एक ही तरीके के सारे एटम्स हैं और सब परफेक्टली एक जगह पर रखे हुए अगर हैं, तो आप उसकी एंट्रोपी को जीरो कह सकते हो, एट जीरो केल्विन। तो जीरो केल्विन इज अ टेम्परेचर एट विच ऑल मोशन सीजेस। हर टाइप का मूवमेंट, हर एटम का रुक जाए, जब उसको कहते हैं जीरो केल्विन टेम्परेचर। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इस लॉ की लिमिटेशन क्या है कि ये जीरो केल्विन पर जीरो तभी कह सकते हैं जब परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो या प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हो। अगर सिस्टम सब्सटेंस में इम्प्योरिटी हुई, या आइसोटोप्स हुए, या क्रिस्टलाइन नहीं हुआ, अमॉर्फस हुआ, तो क्रिस्टलाइन होता है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट है, अमॉर्फस होता है जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो फिर वो जीरो हम नहीं कह पाएंगे। तो इसके लिमिटेशंस लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लो लिमिटेशंस। नंबर वन, glassy solids even at 0 Kelvin have entropies greater than 0. So glassy in bracket, amorphous, bracket close, solids even at 0 Kelvin have entropies greater than 0. हाँ, 0 केल्विन पे मोशन नहीं होता कोई भी स्पर्श, बिल्कुल सही बात है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में मोशन तो नहीं होगा, लेकिन उनमें ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, कुछ डिसऑर्डरली अरेंज्ड है, इसलिए कुछ रैंडमनेस रह जाती है। सेकंड, क्रिस्टल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, H2O, etc. do not have perfect order at 0 Kelvin. Do not have perfect order at 0 Kelvin. हाँ बिल्कुल, रबर बैंड में भी नहीं रहेगा आरुष बेटा। रबर बैंड इज ऑल्सो अमॉर्फस, उसमें भी परफेक्टली और क्रिस्टलाइन ऑर्डर नहीं होता है, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, solids having mixtures of isotopes, solids having mixtures of isotopes do not have zero entropy जीरो एंट्रोपी। अर्नव थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं बेटा। जीरो एंट्रोपी एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन। लिख लिए लिमिटेशंस? ठीक है। तो अब अगर कभी आपको किसी की जीरो केल्विन पे एंट्रोपी पता हो और किसी और टेम्परेचर पे एंट्रोपी चाहिए हो, तो कैसे लिख सकते हैं? तो उसके नीचे लिखो एक सब हेडिंग के फॉर्म में, कैलकुलेटिंग एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड एट T केल्विन। कैलकुलेटिंग
entropy of a solid at T Kelvin. तो कोई सॉलिड को 0 केल्विन से थोड़ा आगे हीट करें, T केल्विन तक ले जाएं, तो उस पर उसकी अगर एंट्रोपी निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंस डेल्टा एस विल बी एंट्रोपी एट T माइनस एंट्रोपी एट 0, आसिम ऐसा तो वो देखना पड़ेगा जो तुम कह रहे हो यार, कि 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन का मोशन रुकेगा नहीं रुकेगा, वो देखना पड़ेगा। हमने मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाता है, ये तो पक्की बात है, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशंस रुकते हैं। डू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, आई डोंट थिंक सो कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बिकम जीरो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकते, आई डोंट थिंक सो कि इलेक्ट्रॉन्स पे आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टॉप, इलेक्ट्रॉन्स विल कीप मूविंग, है ना। तो अभी इधर देखो, एंट्रोपी एट T minus entropy at 0 will give you change in entropy. Therefore, entropy at T is equals to entropy at 0 plus delta S, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हुआ, and for perfectly crystalline substance, entropy at 0 is 0. Therefore, entropy at T is equals to delta S, which is equal to integral ds, which is equal to integral dq रिवर्सिबल बाय टी। याद है ये रिलेशंस तो पहले पढ़ी थी हमने, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय टी। देयरफॉर एंट्रोपी एट t केल्विन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल n cp dt बाय t for a solid kept at a constant pressure कंडीशन। तो कांस्टेंट प्रेशर अगर कंडीशन हुआ, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एनसीपी dt, राइट। इंटीग्रेट कर देते हैं। देयरफॉर एंट्रोपी एट टी इज एनसीपी ln ऑफ टी। ये लेकिन कंडीशनल बात है, इफ cp इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर 0 केल्विन पर 0 पता हो, तो डेल्टा एस की मदद से आप एंट्रोपी एट टी केल्विन लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। हाँ पीयूष, मैं एक सेकंड बता देता हूँ। हाँ तो एक सेकंड, ये पीयूष देख लो, एब्सोल्यूट एंट्रोपीज के बाद की ये स्लाइड है। तो वैसे खत्म तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत कुछ है जो और भी किया जा सकता है डिस्कस, और सवाल और बहुत कुछ, मगर अभी के लिए हमारी जो थ्योरी हमको पढ़नी है, अभी के लिए यहाँ रोक लेते हैं। बाकी फिर आगे भी और दूसरे चैप्टर्स में थर्मोडायनेमिक्स का यूज आता रहेगा, तो कुछ कुछ बातें आती रहेंगी इसकी। और जब इंजीनियरिंग आप लोग करोगे, तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री का मतलब फिजिक्स या बेसिक केमिस्ट्री जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत रहेगा।
और आप इंजीनियरिंग की ब्रांचेस कौन सी चूज करते हो उसमें भी काफी ब्रांचेस में थर्मोडायनेमिक्स विल प्ले सम रोल. इनफैक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग will have thermodynamics to a good extent. तो थ्योरी अपनी 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स के लिए यहाँ रोक लेते हैं अपन, है ना.